नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से ये भूगोल का पार्ट तीसरा वीडियो है। आज आज भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आज का टॉपिक रहेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, यानी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह से थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपसे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। लेकिन हमको राष्ट्रीय ध्वज तो अपनाया गया था 22 जुलाई, लेकिन हमको राष्ट्रीय ध्वज अपने निजी स्थानों पर फहराने का आदेश कब दिया गया? तो निजी स्थलों पर इससे राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति कब मिला? 26 जनवरी 2004 को। इसको ध्यान में रखेंगे, यह पॉइंट पूछा जाता है कि निजी स्थलों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने घरों में 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन हम फहरा सकते हैं। तो इसको मान्यता कब दिया गया? तो इसको 26 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब फहराया गया था? तो चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा 15 नवंबर 2008 15 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? 15 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर तिरंगा फहराया गया था। और इस तिरंगे को क्या हुआ? इस तरह से चंद्रमा पर अपना देश राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला विश्व के देशों का भारत का चौथा स्थान है। यानी भारत चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया है। और इससे पहले कौन कौन लोगों ने देशों ने तिरंगा फहराया है? सबसे पहले यूएसए नहीं, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ने क्या किया है? भारत से पहले अपना झंडा चंद्रमा पर फहरा चुका है। यानी आदमी लोग चांद पर जा चुका है। तो चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1900 कितना होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का? 20 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कब पहुंचे थे? चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 में पहुंचे थे। फिर पूछा जाता है कि भारत नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन जो रूस के थे। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंतीना तेरेस्कोवा। और चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट्स जो भी आया मैं क्लियर कर दिया। नेक्स्ट फिर यहाँ से आता है, मैंने बताया था कि आज का जो मुख्य टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला राष्ट्रीय चिन्ह है क्या हमारा? सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब दिया गया था? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था, है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस चिन्ह में यानी अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे को पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। कितना? 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। यानी देखने में वो 3 लगते हैं। कितना? देखने में तो वो 3 ही लगते हैं, लेकिन वो हैं वास्तविक में 4। 3 सामने से हैं और एक पीछे के मुंह करके बैठा हुआ है। यानी
अशोक स्तंभ में सिंह की संख्या कितना है? 4। या पूछ देता है 4, लेकिन देखने में लगता है 3, लेकिन है इनका 4, जिसके कारण सामने से क्या होता है, देखने में 3 ही लगता है लेकिन संख्या इनकी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। यानी अशोक स्तंभ के नीचे, अशोक स्तंभ के नीचे इस तरह से चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यानी सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इस तरह से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद यानी मुंडक प्लस उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो किस वेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का उपनिषद है। वेदों की संख्या कितना है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य में ही जय की विजय होती है। तो सत्यमेव जय की विजय होती है, तो यह कहाँ से लिया गया है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि उपनिषदों की संख्या कितना है? तो उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108, जिसमें मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। यह भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय चिन्ह के निचली पट्टी में घोड़ा, वृषभ, कुबड़ वाला बैल, हाथी, सिंह की आकृति भी खुदा हुआ है और प्रत्येक 2 पशु के बीच एक चक्र रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ का, तो अशोक स्तंभ में घोड़ा, वृषभ वाला बैल एवं हाथी, सिंह आकृति खुदा हुआ है, जो प्रत्येक का 2 पशु के बीच एक चक्र रखा हुआ है। कितना चक्र रखा हुआ है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, घोड़ा परिश्रम, अदम्य शक्ति, प्रगतिशील का प्रतीक माना गया है। घोड़ा का प्रतीक क्या माना गया है? घोड़ा परिश्रम, अदम्य शक्ति एवं प्रगतिशीलता का प्रतीक माना गया है। फिर पूछता है कि बैल क्या है? तो बैल जो है, जो नीचे आकृति बना है, तो बैल जो है वृषभ, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। पहले लोग क्या करते थे, आज तो क्या है, आज डिजिटल ज़माना आ गया है, हार्वेस्टर आ गया, सब चीज़ हो गया है। तो पहले बैल से लोग जुताई करते थे, किसी खेती लोग करते थे बैल से ही। तो अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन क्या इसको माना गया है, बैल को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। ऐसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भयता का प्रतीक माना गया है। सिंह किसका है? साहस, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक किसे माना गया है? सिंह का। हाथी को स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हाथी को किसे माना गया है? स्थिरता का प्रतीक माना गया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दिया गया। राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को मान्यता कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को मान्यता दिया गया है। जन गण मन की रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। कब इसकी रचना किया गया था? 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में किए थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से इसको संपादन किए थे। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से इसका संपादन किया गया था। भारत भाग्य विधाता के नाम से किस पत्रिका में? पत्रिका का नाम कभी पूछ देता है तो कभी कभी इसका नाम पूछ देता है। तो तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से इसका संपादन किया गया था। जन गण मन के सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में।
कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यह भी क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले जन गण मन को कहाँ गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत को सब कब गया था? तो 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में गाया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन किया जा रहा था, जिसमें 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो बिशन नारायण दास के द्वारा, बिशन नारायण दास के द्वारा इस राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। और इसी अध्यक्षता में सर्वप्रथम गाने का श्रेय सरला देवी चौधरानी के द्वारा दिया गया है। जन गण मन को सर्वप्रथम सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी? भांजी या भतीजी बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा जन गण मन गाया गया था। जन गण मन का मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बांग्ला भाषा में। जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? बांग्ला भाषा में। तो जन गण मन का रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान भी लिखे हैं, अनार सोनार बांग्ला। अनार सोनार बांग्ला यानी पहले भारतीय हैं जिन्होंने दूसरे देश के भी राष्ट्रीय गान को लिखा है, रचना किए हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो अनार सोनार बांग्ला से भी क्वेश्चन पूछा था। अनार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो बांग्लादेश का। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रचना किए थे। किसने? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो जन गण मन को इंग्लिश में रचना किए थे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष अवसर पर इसे 20 सेकंड में गाया जाता है ना। ऐसे राष्ट्रीय गान जैसे हो गए 15 अगस्त 26 जनवरी के रूप में हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं, तो उसमें क्या 52 सेकंड लगते हैं। कितना? 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड। लेकिन राष्ट्रीय गान को हम 20 सेकंड में कुछ विशेष अवसर पर हम गा सकते हैं, यानी इसको अनुमति दिया गया है कि आप 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय गान का प्रथम एवं अंतिम पद गाने की इजाज़त दिया गया। 20 सेकंड में पूरा थोड़ी ना गा सकते हैं राष्ट्रीय गान। तो 20 सेकंड में क्या हो, इसमें प्रथम एवं अंतिम पंक्ति को ही इजाज़त दिया गया है, आप गा सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 19 अप्रैल 2004 को रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान को सुनते या देखते समय खड़े होने की ज़रूरत नहीं किया गया। पहले ये रूल था, बनाया गया था, नियम बनाया था कि अगर आप सिनेमा हॉल में हैं तो आप इसको सम्मान करें, खड़े होकर सम्मान करें। लेकिन 2004 से इसको मान्यता का हटा दिया गया। इसको रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा सुनते समय आप खड़े नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह मान्यता दिया गया 19 अप्रैल 2004 को। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है 15 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय गान में पुनः संशोधन करते हुए कहा गया कि मोबाइल में रिंगटोन में नहीं रखा जाए। क्या हुआ? यह 15 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय गान में पुनः संशोधन करते हुए कहा गया है कि मोबाइल में रिंगटोन न रखें। कौन सा? राष्ट्रीय गान, क्योंकि हमारा देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है। अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय गीत मेरा है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जबकि जन गण मन राष्ट्रीय गान है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में लोग लिखा रहता है राष्ट्रीय गान और समझ जाते हैं वंदे राष्ट्रीय गीत। तो इसको गान और राष्ट्रीय आधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। लिखेगा राष्ट्रीय गान, ऑप्शन देखेंगे, मार देंगे जन गण मन, लेकिन ये नहीं पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत का रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यह भी क्वेश्चन क्लियर। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में आनंद मंठ नामक पूर्ण पुस्तिका में उपन्यास को प्रकाशित किया था। किसने किया था?
बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1886 ईस्वी में आनंद मठ नामक पुस्तक उपन्यास से प्रकाशित किए गए थे। दिसंबर 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। मैंने पिछले बताया था पिछले कि इसे सबसे पहली बार कब गाया गया, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दास के द्वारा किया गया था। बिशन नारायण दास के द्वारा 1911 ईस्वी में अध्यक्षता में गाया गया था जन गण मन। लेकिन 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला सयानी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो रहीमतुल्ला सयानी। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय अध्यक्षता कौन किए थे, तो आप इसका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला सयानी और बिशन नारायण दास जन गण मन। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है। क्या है? बांग्ला में लिखा हुआ है, लेकिन इसका अंग्रेजी रूपांतरण अरविंद घोष एवं उर्दू रूपांतरण आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। किसका? आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। यह क्या है? मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण अरविंद घोष ने किया था और उर्दू रूपांतरण मोहम्मद खान ने। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि यह लिखा गया है बांग्ला में, लेकिन इसका रूपांतरण अंग्रेजी अरविंद घोष ने किए थे और उर्दू रूपांतरण मोहम्मद खान के द्वारा, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। दोस्तों, अरविंद घोष और अश्वघोष में अंतर आता है। अरविंद घोष, अश्वघोष, रास बिहारी बोस और क्या होता है? रास बिहारी बोस में कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा। रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस अरविंद घोष थे, एक क्या थे? अरविंद घोष एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे। पूछ देगा कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। तो दोस्तों, रास बिहारी बोस 1800, रास बिहारी बोस 1843 ईस्वी में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने क्या किए थे? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। तो रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष कौन थे? ये भी क्रांतिकारी नेता थे। रास बिहारी घोष एक क्रांतिकारी नेता थे। और किसके बारे में चलते हैं? अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? एक बहुत बड़े विद्वान थे। यह विद्वान थे, यह बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में यह इनकी उपाध्यक्ष बनाया गया था। कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था इनका। तो अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था और वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया? अश्वघोष को। तो अश्वघोष अरविंद घोष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अश्वघोष को लोग अरविंद घोष समझ लेते हैं, अश्वघोष को, और अरविंद घोष का अश्वघोष समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अश्वघोष से कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, है ना। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दिया गया। इसे गाने के लिए 65 सेकंड का समय लगता है। जी, आप इसके बारे में पहले बताया था कि राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में लगता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड का समय निर्धारित किया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका धुन किन्होंने बनाया था, तो राष्ट्रीय गीत का धुन पन्नालाल घोष के द्वारा तैयार किया गया था। इसके द्वारा पन्नालाल घोष के द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में, है ना। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में क्या क्या है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अंत तक देखे हैं, अगर अच्छा लगा है तो एक बार इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।